शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन। हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है। इस रेडियो को आप 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर सुन पाते हैं और आपके लिए इस रेडियो को लेकर आता है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। इस रेडियो पर हम एक तरफ समुदाय और समाज की जानकारी से जुड़े हुए, उनकी जागरूकता से जुड़े हुए, उनकी समस्या और समाधान से जुड़े हुए कई तरह के कार्यक्रम लेकर आते रहते हैं, तो वहीं विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थियों की जानकारी के लिए भी हम कई तरह के कार्यक्रम इस रेडियो पर लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 16 सितंबर है और आज हम मना रहे हैं विश्व ओजोन दिवस। यानी कि आज के दिन समताप मंडल के निचले हिस्से में जो ओजोन परत है, ओजोन की एक लेयर है, उस लेयर के संरक्षण के लिए हम आज का दिन मनाते हैं। और देखा जाए तो ओजोन परत हर जीवधारी को प्रभावित करती है और इस प्रभाव में आर्थिक प्रभाव भी जुड़ते हैं। तो ओजोन किस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है, इस बारे में हम जानकारी आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और इस जानकारी को आप तक लेकर आ रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के विधि विभाग से डॉक्टर दीपांकुर जोशी और इनके साथ हैं अर्थशास्त्र विभाग से डॉक्टर शालिनी चौधरी। तो दोस्तों, पेश है आपके लिए ये कार्यक्रम। नमस्कार, मैं दीपांकुर जोशी, कोऑर्डिनेटर स्कूल ऑफ लॉ, और मेरे साथ में हैं इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शालिनी चौधरी। और आज जो परिचर्चा का विषय है वो है ओजोन दिवस। और ओजोन दिवस के अवसर पर हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि ओजोन लेयर का जो प्रभाव है वो किस प्रकार से डिप्लीट हो रही है, तो उसका इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट है, ओजोन दिवस क्यों मनाया जा रहा है, आखिर क्या आवश्यकता पड़ी इसको मनाने की, इन सारे विषयों पर। और इसके अलावा हम चर्चा करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी और ओजोन लेयर का रिलेशनशिप, जलवायु परिवर्तन, जो क्लाइमेट चेंजेस होते हैं ओजोन लेयर के डिप्लीशन की वजह से, इन सभी विषयों पर आज हम डॉक्टर शालिनी चौधरी के साथ चर्चा करेंगे इकोनॉमिक्स वाले पार्ट पर। सबसे पहले ओजोन दिवस के अवसर पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयां। 16 सितंबर 2022 आज हम ओजोन दिवस मना रहे हैं और इस बार का जो हमारा थीम है ओजोन दिवस का वो है 2022 का ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। यानी कि किस प्रकार से विश्व में जीवन को सुरक्षित रखा जाए, उसके लिए ओजोन लेयर की क्या महत्ता है, इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ओजोन लेयर एक ऑक्सीजन का ही एक आइसोटोप है जो कि धरती के ऊपर एक ऐसी लेयर बनाता है जिससे कि अल्ट्रावायलेट रेज धरती पर आने से बचती हैं। और ये बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है धरती में वास कर रहे सभी प्राणियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, कि वो अल्ट्रावायलेट रेज के प्रभाव से बचते हैं। ये मान के चलिए, अगर ओजोन लेयर पर छेद होते हैं, ओजोन लेयर से अल्ट्रावायलेट रेज धरती पर आती हैं, तो जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक समय ऐसा आया जब हमें लगा कि ओजोन लेयर में लगातार होल बढ़ता जा रहा है, अंटार्कटिका क्षेत्र के ऊपर ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है और इसको रोका जाना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं रुकी तो धरती पर जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो क्लाइमेटिक चेंज है बहुत तेजी से होने लगेंगे। तो ओजोन लेयर का जो रोल है, महत्वपूर्ण रोल है, वो है कि वो आपकी ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करती है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए 1994 में जनरल असेंबली यूएन की ने 16 सितंबर को एक इंटरनेशनल डे फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ ओजोन लेयर के रूप में मनाने का निर्णय लिया। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को इसको अडॉप्ट किया गया था, इसलिए 16 सितंबर की जो तिथि थी वो निर्धारित की गई ओजोन दिवस मनाने के लिए। ये सब विषय जो मैंने आपके साथ चर्चा की, एक सामान्य जानकारियां कि ओजोन लेयर का रोल क्या है और ओजोन लेयर किस प्रकार से धरती में जीवन को प्रोटेक्ट करती है। इसके बाद अगर हम अब चर्चा करें डॉक्टर शालिनी के साथ कि अर्थव्यवस्था पर ओजोन लेयर का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, जैसे हम देख रहे हैं कि ह्यूमन लाइफ या सारे जीव जंतु की लाइफ पर ओजोन लेयर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इवन लाइफ ही मुश्किल हो जाएगी अगर ओजोन लेयर पर लगातार डिप्लीशन होता है, अल्ट्रावायलेट रेज धरती पर आती हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। लेकिन इसका जो तात्कालिक प्रभाव है इकोनॉमी पर, वो किस प्रकार से पड़ रहा है, कि ओजोन लेयर किस तरह से देश की इकोनॉमी पर प्रभाव डाल रही है, इस पर मैं जानना चाहूंगा मैडम आपके विचार की जलवायु परिवर्तन पर किस प्रकार से ओजोन लेयर प्रभाव डाल रही है। धन्यवाद दीपांकुर जी, आपने जो ये आज बात कही ओजोन लेयर पर, कि जो स्टेटमेंट भी हमारा है इस साल मनाने के लिए कि जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव, या हम कहे जीव तत्वों के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव की अगर हम बात करते हैं, तो कोई भी देश या कोई भी प्रकृति का प्राणी या जीव जंतु कोई भी इससे बच नहीं सकता। अगर हम सोचें कि ओजोन लेयर को कुछ नुकसान पहुंचता है तो उससे हम बच सकते हैं, तो कोई भी नहीं है जो इससे बच पाएगा। कारण इसका सबसे बड़ा यही है कि अगर हमें इससे बचना है और इसको अब इस समस्या से किसी भी तरीके से हमें अपने आप को बचाए रखना है, तो उस स्थिति में जैसा कि दीपांकुर जी ने कहा कि हमें पेड़ पौधों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ऑक्सीजन की क्वांटिटी हमें बढ़ानी पड़ेगी, जो कि सीधे तौर पर
हमारे पेड़ पौधे के द्वारा ही संभव है। तो मैं अभी अपने सभी श्रोतागण से उम्मीद करती हूँ कि वो अपने आसपास का एनवायरनमेंट बहुत हरा भरा रखेंगे। जैसा कि आजकल बरसात में बहुत सारे पेड़ पौधे बहुत आसानी से लग सकते हैं, लगाए जा सकते हैं, तो हरियाली बनाए रखिए, जिससे कि इस ओजोन लेयर से होने वाले नकारात्मक प्रभावों से हम बच सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ दीपांकुर जी की, जो उन्होंने कहा, मुझसे पूछना चाहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव है। तो सीधे तौर पर अगर हम बात करते हैं ओजोन लेयर का, तो डायरेक्टली जो इम्पैक्ट इकोनॉमी पे पड़ता है, उससे पहले सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसका यह आता है कि ओजोन लेयर की वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। और आप सभी श्रोतागण इस बात से मैं उम्मीद करती हूँ कि एग्री होंगे कि जो लगातार जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उससे आप भी प्रभावित होंगे। ऐसा कोई शायद मानव जाति का कोई व्यक्ति होगा जो कहेगा आप प्रभावित नहीं हो रहे, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि बरसात समय से पहले आ जा रही है, बरसात कभी बहुत लंबी हो रही है, जिस समय उम्मीद भी नहीं की जाती, उस उम्मीद के खिलाफ जाकर बरसात हो जा रही है। लू चल रही है, बहुत ज्यादा लू चल रही है, उस कंडीशन में वो टेम्परेचर को बहुत हाई कर दे रही है। तो इस कंडीशन से जो एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहा है, जो क्लाइमेट में जो चेंज आ रहा है, इसका सीधा का सीधा जो प्रभाव है वो एक मानव जाति पर पड़ता है, साथ के साथ जो हमारे पेड़ पौधे हैं उन पर पड़ता है। तो अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं, तो भारतीय अर्थव्यवस्था को हम जब अध्ययन करते हैं, तो उसके मुख्यतः 3 क्षेत्रों की हम बात करते हैं: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है वो हमारा कृषि का है। और जो कृषि, जो कि अगर मैं भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो लगभग 65% जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो प्योरली हमारा रेन पर, जो मानसून पर है, उस पर निर्भर करता है। किसी वजह से अगर मैंने कोई खेती, किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन करने के लिए कोई काम किया अगर, और उस पर्टिकुलर समय पर अगर मानसून नहीं आया, तो डेफिनेटली उससे मेरी जो फसल है वो प्रभावित होगी। और इस फसल के प्रभावित होने के कारणवश ही आप देखिए कि आप सभी लोग ने खाद्य स्थिति को झेला होगा। कभी टमाटर की कीमतें बढ़ जाती हैं, तो कभी प्याज की कीमतें बढ़ जाती हैं। तो ये सीधा सीधा इसका संबंध जो है वो हमारे जलवायु परिवर्तन से है, जिसकी वजह से हम सभी इस समस्या से परेशान होते हैं। तो इसके साथ साथ अगर हम बात करें अलग सेक्टर्स की भी, अगर हम बात करना चाहें कि और किसी सेक्टर पे क्या इसका इम्पैक्ट आता है, तो देखिए एग्रीकल्चर तो मेन कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो रोजगार है वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलता है। उस कंडीशन में अगर हर व्यक्ति प्रभावित होता है एग्रीकल्चर का, तो डेफिनेटली उसकी वजह से हमारी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। इस जलवायु परिवर्तन के मैक्रो इकोनॉमिक एस्पेक्ट को हमें हमेशा मेजर करने के लिए ध्यान रखना चाहिए, और यही कारण है कि आज हम इस मुद्दे पर बात करने के लिए आप सबके सामने यहाँ प्रस्तुत हुए हैं। बहुत अच्छी जानकारी आपने शेयर करी डॉक्टर शालिनी। जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर हम आज चर्चा करना चाहेंगे, हमने देखा कि पिछले 10 वर्षों में 2012 से 2022 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था इन टर्म्स ऑफ जीडीपी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। ये जो बड़ा परिवर्तन हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था में, इसको आप कैसे देखती हैं? क्या कारक हैं जिन्होंने 10 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था को 10वें पायदान से 5वें स्थान पर पहुंचाया है? जी दीपांकुर जी, ये सिर्फ एक कोई फैक्टर तो नहीं है इसके पीछे, बट बेसिकली अगर मैं इसकी जड़ कहूँ, तो जो मैंने इसका रीजंस फाइंड आउट किए हैं, वो सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण यह है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो उत्सव प्रधान संस्कृति है, जिसके कारणवश लगातार हम हर महीने नहीं तो हर दूसरे या तीसरे महीने किसी न किसी उत्साह से जुड़े होते हैं, किसी न किसी उत्सव से जुड़े होते हैं। चाहे आप पोंगल देख लीजिए, चाहे आप दिवाली देख लीजिए, चाहे आप ईद देख लीजिए। तो हमारी जो इकोनॉमी है वो डायरेक्टली हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है। जब भी कभी कोई नया प्रोग्राम शुरू होता है, जैसे अभी नवरात्रे शुरू होंगे, तो लोगों की परचेजिंग टेंडेंसी चेंज हो जाएगी। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है कि जो कोविड आने के बावजूद भी हमारी जो संस्कृति है उसने हमें एक साथ जोड़े रखा है। कोविड के दौर में भी हम सभी ने देखा कि हम सभी लोग अपने अपने घर तक सीमित हो गए थे, लेकिन आसपास के अगर क्षेत्रों को अगर आप देखेंगे तो वहां सभी लोगों को भोजन की उपलब्धता थी।
अगर किसी व्यक्ति विशेष के परिवार विशेष के पास भोजन उपलब्ध नहीं था, उस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उन्हीं के आसपास के व्यक्तियों ने उनको भोजन उपलब्ध कराया होगा। तो कहीं ना कहीं जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो इसमें बहुत मेजर कंट्रीब्यूट कर रही है। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये कि जो हमारे आप सभी को ध्यान होगा 2016 में डीमोनेटाइजेशन किया गया था, जिसकी वजह से इकोनॉमी में थोड़े समय के लिए एक स्टैंप आ गया था, या मैं कहूँ कि थोड़े समय के लिए अर्थव्यवस्था थोड़ी डगमगाई इस तरीके से क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि डीमोनेटाइजेशन क्यों किया गया। लेकिन आपने उसके बाद देखा होगा लगातार कि डीमोनेटाइजेशन करने के बाद लोगों ने बहुत पैसे बहाए भी होंगे, बहुत सारी स्टोरीज आपने सुनी होगी इस प्रकार की। तो वो डायरेक्टली जो पैसा अभी तक प्रोडक्टिव सेक्टर में नहीं लग पाया था, उत्पादन प्रक्रिया में नहीं लग पाया था, वो पैसा उसके बाद में हमारे उत्पादन प्रक्रिया में शामिल किया गया, जिसकी वजह से आज हम जो स्थिति देख रहे हैं उसका सीधा और सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है वो हमारी उत्सव प्रधान सांस्कृतिक विरासत ही है। जी, यही बात बिल्कुल ठीक करी हैं आप। 2 वर्षों तक जो कोविड का हमारा पैंडेमिक का काल रहा, उसके बाद की स्थितियां रही, उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। यूं कह सकते हैं कि वो थोड़ी सी नीचे गिरी। लेकिन इन 2 वर्षों के बाद सरकार द्वारा लिए गए जो मेजर्स थे, जैसे कि आज 100 करोड़ से ऊपर के देश में लगभग सभी लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये आसान नहीं है कि 100 करोड़ के जनसंख्या वाले देश में सभी लोगों का वैक्सीनेशन हो, इतने लार्ज स्केल पर वैक्सीन का प्रोडक्शन हो। और इस समय हम देख रहे हैं कि दुनिया में कई वॉर्स चल रही हैं, जैसे यूक्रेन और रशिया के बीच में वार चल रही है, मिडिल ईस्ट में कई वार बीच में हुई हैं। तो इनकी बावजूद भी जो मंदी था उसका प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था में नहीं पड़ा। इसके पीछे के कई कारणों को आपने चर्चा की। मुझे लगता है कि ये सभी फैक्टर्स रहे होंगे शायद, जिसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था एकदम नहीं चरमराई और मंदी का वो प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ा जो कि पड़ सकता था। दूसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु पर मैं चर्चा करना चाहूंगा कि जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न जो जोखिम होते हैं उनको कम करने में केंद्रीय बैंकों की क्या भूमिका रही है, इस पर आपके क्या विचार है? सर, सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार इस पर काम कर रही है कि जो जलवायु परिवर्तन की वजह से जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी फैक्टर्स इम्पैक्ट आ रहा है इनके ऊपर, उनके वो लगातार काम कर रही है। जैसे कि उसने ग्रीन फाइनेंस को लक्षित करने के लिए गतिविधियां शुरू की हैं। इसके साथ साथ उन्होंने नीति निर्माण और अनुसंधान में उपयोग किए जाने वाले विश्लेषणात्मक मॉडल में जलवायु जोखिमों को शामिल करने और उन क्षेत्रों को समझने के लिए वहां परिदृश्य विश्लेषण और दबाव परीक्षण करने की किए जा रहे हैं, और वहां उसके अनुरूप ही वहां पर कार्रवाइयां भी सुनिश्चित की जा रही है। इसके साथ साथ वित्त के विभिन्न पर्यावरणीय पहलुओं से संबंधित जो आंकड़े हैं उनके अंतर को दूर करने के लिए छोटे छोटे क्षेत्रों पर क्षेत्र के अनुरूप ही वहां पर उनकी नीतियां बनाई जा रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने आरक्षित प्रबंधन के एक हिस्से के रूप में केंद्रीय बैंक कार्बन प्रधान आश्रित जैसे कि ब्राउन अस्तित्व के बजाय हरित अस्तित्व में निवेश कर रहे हैं। पर्यावरण को अनुकूल उत्पादन में निवेश करने वाले बैंकों को वो और अधिक चल राशि या निधि का उपलब्ध करवा रही है। यही कुछ डायमेंशंस हैं जिसकी हेल्प से सेंट्रल बैंक लगातार इस जलवायु परिवर्तन का होने वाले प्रभाव को कम करने के लिए लगातार प्रयासरत है। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि सभी जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व स्तर पर एक 5 ट्रिलियन से ऊपर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रयास कर रही हैं, तो आने वाले भविष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था और भी नई ऊंचाइयों को छुएगी, ऐसी हमारी आशा है। आज की इस चर्चा के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप हमारे साथ आई और इकोनॉमिक्स के पहलू पर आपने अपने विचार दिए। सभी श्रोता और हमारे विद्यार्थी आज की इस परिचर्चा से लाभान्वित होंगे, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।